Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो यार बहुत बार आप लोग को ऐसा लगता है कि बहुत समय जा चुका है। हाँ, ऑफ कोर्स जा चुका है, क्योंकि अगर एक बच्चा अप्रैल से पढ़ना शुरू करता है या फिर उसको जून जुलाई में जाकर भी रियलाइजेशन होता है और वो पहले पढ़ना शुरू करता है उस बच्चे में, और अगर आप अभी पढ़ना शुरू करते हो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यस, समय जा चुका है, बट इसके साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके पास में अभी भी कुछ ऐसा टाइम बचा हुआ है जिसमें अगर आप सही चीजों को दिमाग में रखो, सही चीजों को दिमाग में रखकर पढ़ाई करो, तो अभी भी आप 99% लेकर आ सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, अभी भी अगर आप रियलाइज कर लो कि आपको अपना टाइम कैसे एलोकेट करना है और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं अपने आप को बताती, अगर मैं आपकी जगह होती, अगर मुझे एक मौका मिलता कि मैं अपने यंगर सेल्फ को बता सकूं कि अरे यार ये तुम्हें करना है, तो शायद मैं अपने आप को ये चीजें बताती। वो कुछ बातें आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीजें जिसके साथ में आप 99% अभी भी पढ़कर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेरे ख्याल से गोज विदाउट सेइंग इज एनसीईआरटी। अ लॉट ऑफ टाइम हम एनसीईआरटी को साइडलाइन कर देते हैं, उसकी जगह पे नोट्स या रिफ्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट याद रखना एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए सब कुछ है। ये एक्चुअली सारे किताबों में सुप्रीम है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप इनफैक्ट जेई लिख रहे हैं, नीट लिख रहे हैं, सीयूईटी लिख रहे हैं, तो एनसीईआरटी को आपको करना चाहिए और कॉन्सेप्ट वीडियोस उसके साथ चला लेने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एनसीईआरटी ओवरवेलमिंग हो जाती है, उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट चीज क्या होगी, एनसीईआरटी खोलो और साथ पे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस चला लो, ताकि एक एक लाइन एक एक वर्ड तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी डिफिकल्ट है या ओवरवेलमिंग है, इसके लिए उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अभी भी क्या करना है, उसे बस कॉन्सेप्ट वीडियोस के साथ में अलाइन करके चलना है, ताकि इसे आप वहां पे समझते हुए चलें एक एक शब्द को। आपको एक ही टीचर पर सब्जेक्ट हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। देखो बच्चों, जब हम लोग भी पढ़ रहे होते थे तो हमारे साथ भी ऐसा होता था, कोई फ्रेंड का कोई टीचर, कोई ट्यूशन टीचर, कोई स्कूल का दूसरे स्कूल का टीचर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी, क्योंकि हमारे टाइम पे यूट्यूब तो था नहीं। ठीक है, तो इतने सारे टीचर्स होते थे तो हम लोगों के लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता था ये, कि यार मतलब ये टीचर के नोट्स से पढ़े, इनके नोट्स से पढ़े, यहाँ पर इन्होंने जो शीट दी है उससे पढ़े, या इस शीट से पढ़े, इस रिफ्रेशर से पढ़े, या ये ट्यूशन ज्वाइन कर ले या वो ट्यूशन ज्वाइन कर ले। बट याद रखना, एट द एंड जिस टीचर का आपको समझ में आता है वो एक ही टीचर जो है वो आपके लिए काफी है। आपको 10 नावों में सवार होने की जरूरत नहीं है, बस एक टीचर आप सेलेक्ट कर लीजिए पर सब्जेक्ट एंड यूर सॉर्टेड। अच्छा, डू क्वेश्चन सिमिलर टू सैंपल पेपर। ऐसे क्वेश्चंस लगा के जो सैंपल पेपर में मिलते जुलते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस लगा के जो इस साल के पेपर पैटर्न में है ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चंस अगर करने हैं तो वो क्वेश्चंस करो जो सैंपल पेपर से सिमिलर है, वैसे हैं जैसे सैंपल पेपर में दिए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो यहाँ पर है वो है कि एक गुड बुक एक गुड फ्रेंड के जैसी है, एक बहुत ही खास दोस्त के जैसी होती है एक अच्छी किताब। अरे ना तो सिर्फ आपके फिक्शन, नॉन फिक्शन, बाकी सारी बुक्स, बट ऑफ कोर्स आपकी जो आप रिफ्रेशर्स भी यूज करते हैं, आप जो आपकी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो कोई क्वेश्चन बैंक्स हो, आपके लिए नोट्स के लिए एक्सप्लेनेशन की कोई बुक्स हो, ये जितनी भी रिफ्रेशर्स, ये क्वेश्चन बैंक से जितने भी सैम्पल पेपर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होते हैं। बट अगेन यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी बुक को खरीदने से पहले आराम से उसके रिव्यूज चेक कर लीजिए, जाइए दुकान पे जाके जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं देखिए, अगर खोलकर देखना अलाउड है, क्योंकि उनके पास में हमेशा कुछ कुछ स्पेसिमेंस पड़े होते हैं, तो उनको खोलकर देखिए और फिर नोटिस कीजिए कि यार मेरे को कौन सी बुक चाहिए, मतलब मुझे कौन सी बुक चाहिए जो कि मेरे को हेल्प करेगी मैं जिस स्टेज पे हूँ प्रेपरेशन के उस पे, एंड देन चूज दैट बुक। ओके, कंसिस्टेंसी इज द की। यार आज आपको मोटिवेट कर दिया, आज आपको एकदम से जोश में भर दिया कि जाओ अब बस पढ़ना शुरू कर दो और खोलो किताबें और रजिस्टर्स और लाओ वो सारी स्टेशनरी और करना शुरू कर दो अपने नोट्स और बाकी सब कुछ, तो आज आपने वो कर लिया और कल तुम्हारे दिमाग से फिर से वो चला गया है और कल वापस से आपने वही करना शुरू कर दिया जो आपका रेगुलर रूटीन है, तो कोई मतलब नहीं है। देखो यार, तुम्हारा दिमाग भी जो है वो कंसिस्टेंसी से ही सीखता है। तुम जितने ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, तुम जितना ज्यादा किसी चीज को रेगुलरली करोगे, उसे हैबिट बनाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग भी उसे अडेप्ट करेगा और फिर स्टडीज जो है वो चोर नहीं लगेंगी।
ऐसा नहीं लगेगा कि स्टडीज जो है वो एक चोर है, अरे यार करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए वो एक हैबिट बन जाएगी, एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। अच्छा, एक ऐसी चीज जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सजेस्ट करते हैं पर मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, वो है आप पढ़ाई के साथ साथ ना दो चीजें अपने स्केड्यूल के अंदर जरूर ऐड कीजिए। एक है जर्नलिंग और दूसरा है मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैम मेरा समय इतना तो ऑलरेडी जा चुका है, अगर इस पॉइंट पे मैं जर्नल करने लग गई या लग गया और मेडिटेशन करने लग गया तो मेरा टाइम और चला जाएगा। यार तुम्हारा दिमाग दिमाग है, कोई मशीनरी नहीं है कि भाई जब बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है तो अभी जल्दी 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 काम करना शुरू कर दे। यार वो दिमाग है, अगर तुम्हें उसे सच में यूज करना है और बहुत स्मार्ट तरीके से यूज करना है और ये कोशिश करनी है कि जितना तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 10 घंटे का एक्चुअली दिमाग के अंदर जाए, हाँ, तो तुम्हें उसको जर्नलिंग और मेडिटेशन के थ्रू लॉक करना पड़ेगा। क्यों जर्नलिंग के थ्रू लॉक करना पड़ेगा? क्योंकि जर्नलिंग आपके ओवर थिंकिंग, आपके कंफ्यूजन्स, इन सब का रीसेट है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इनफैक्ट हम में से सब ऐसे लोग होते हैं, कोई भी इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब वो पढ़ रहा होता है तो सिर्फ पढ़ रहा होता है, दिमाग में 100 और बातें चल रही होती हैं। वो 100 बातें लेकर आप कभी भी एकदम 100% अपने स्टडीज में नहीं दे सकते हो। इसीलिए जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, किसी चीज को लेकर बार बार सोचे जा रहे हो तो उसे लिखकर खत्म करो, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि तुमने उसे बोल दिया है और अब तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं। और मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को स्ट्रांग बनाएगा उन सारी चीजों को ग्रैस्प करने के लिए जो तुम पूरे दिन के अंदर पढ़ने वाले हो और अपने दिमाग में भरने वाले हो। ठीक है, इसके साथ में सिर्फ दिमाग की ही नहीं, आपके पूरे शरीर का आपको ख्याल रखना है। आप यकीन मानिए 1 घंटे का एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी आपके बोर्ड्स उतने पास में नहीं है, अगर अभी आप 1 घंटा निकालते हैं एक्सरसाइज करने के लिए एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आपको कम टाइम मिलता है, आपने आधा घंटा 15 मिनट भी निकाल लिए तो भी बहुत है। आपकी बॉडी जो है वो चाहती है कि आप मूव करें। ऐसा नहीं है कि बस एक जगह पे बैठ गए और बैठकर फिर 10 घंटे के बाद ही उठे सीधा। देखो, हम लोगों को एग्जाम के पास जाकर बीमार नहीं पड़ना है, हम लोगों को हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जाम में 3 घंटे बैठे हैं और वहां हमें नींद आई जा रही है या फिर हम बीमार पड़ चुके हैं राइट बिफोर द एग्जाम, जो कि बहुत बुरी चीज है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और अपनी बॉडी को भी फिट रखना है यहाँ पर इंटायर जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसमें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आज तक बच्चे निग्लेक्ट करते आए हैं वो है राइटिंग योर ओन नोट्स। हमेशा सब लोग को ये चाहिए कि बस हाथ पे हथेली पे सरसों उग जाए और बस बात खत्म हो जाए। मतलब कोई तो मेरे को चमत्कारी नोट्स लाकर दे दे और उन नोट्स को पढ़कर मेरे को पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और मैं वही लिख कर आ जाऊं। याद रखना, जो भी इंसान नोट्स बना रहा है वो अपने हिसाब से नोट्स बना रहा है। बहुत बार आपको उसके नोट्स समझ में नहीं आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहते हो पर उस पर्सन ने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं की होती है। यार हर एक इंसान का परसेप्शन अलग होता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि उनका कोई जवाब नहीं है। यार कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा और बहुत सारे जगह पे एकदम पढ़ा भी होगा कि यार कभी भी ना अपने दिमाग के अंदर लड़ाइयां लेकर, आर्ग्यूमेंट लेकर नहीं सोना चाहिए। अगर आपकी आपके दोस्त से लड़ाई हो जाती है, आपके पेरेंट्स से कुछ कहा सुनी हो जाती है, आपके सिबलिंग से कुछ बात हो जाती है, तो हमेशा सोने से पहले आपको उसको क्लियर करके सोना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कल हमारे लिए क्या होल्ड कर रहा है। पर यहाँ पर मैंने उसी चीज को रीडिफाइन करके लिखा है कि स्लीप डाउटलेस। आप जो सो रहे हैं तो सोने से पहले आज आपने जो भी पढ़ा है उसमें जो भी डाउट्स आए हैं, आप अपनी डाउट की एक जर्नल बना लीजिए और उसके अंदर वो सारे डाउट्स मेंशन कीजिए। क्योंकि कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम डाउट्स आते हैं हम लोगों को और हम उसे लाइटली ले जाते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी चिंता कर रहा होता है। वो लोग होते हैं ना जो कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहते हैं एग्जाम की प्रेपरेशन को लेकर, कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहते हैं, अनश्योर रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या कॉन्सेप्ट को लेकर, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जो डाउट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर्ड है और उनको क्लैरिटी नहीं मिली है और इसीलिए यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट चैप्टर। तो सबसे बेस्ट चीज जो आप अभी कर सकते हो वो यही है, एवरी डे जो भी आपने पढ़ा है, आपको जिस भी चीज के अंदर डाउट है, आप उसे एक नोटबुक के अंदर जरूर लिखिए। अपने टीचर्स के साथ सॉल्व करा के उसे एकदम से टिक कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए, ताकि आपको वो सेटिस्फैक्शन भी मिले कि यार अपने सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। ऑल राइट, इसके साथ में आखिरी पॉइंट जो मैं आज आपको देना चाहती हूँ वो क्या है देखेंगे।
लास्ट पॉइंट वुड बी डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अपने रिजल्ट को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अभी तो वैसे भी नहीं करनी है और वैसे भी लाइफ में नहीं करनी है। क्योंकि देखो अभी तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में, तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो? तुम कंट्रोल कर सकते हो अपनी पढ़ाई। तुम कंट्रोल कर सकते हो कि यार मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस के अंदर ना पढूं। यार मैं बैठूं तो 10-15 मिनट के लिए कि चलो रीले देख लेता हूं और फिर मैं 2-2 3-3 घंटों में ना उठूं। तुम अभी बस ये कंट्रोल कर सकते हो। तुम नहीं कंट्रोल कर सकते हो कि मार्च में जो तुम्हारे पेपर लगने वाले हैं और उसका रिजल्ट जो मई में आने वाला है वो कैसा होगा। तो अगर तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म करना है कि ठीक है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना 100% देना है, तो तुम रिजल्ट की चिंता करो ही मत। उसको लेकर ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपना 100% अभी देते जाओ। ट्रस्ट मी, जो इंसान अपने दिल से 100% देता है ऑनेस्टी के साथ में, किसी को यहाँ पर पागल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज ये जो भी आप कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो। तो अगर आप अपने दिल से अपना 100% दे रहे हो तो रिजल्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही आएंगे जैसा आप चाहते हो। ठीक है, रिजल्ट्स कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि आपने अपना 100% दिया पर रिजल्ट खराब आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप अपना 100% दो। और अगर कंपटीशन है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, उसकी वजह से रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा होता भी है, तो ट्रस्ट मी आप फिर भी सेटिस्फाइड फील करोगे। बट अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो ये रिजल्ट्स कैसे भी हों, यूल बी लाइक यार ये भी कम है ना। सो ये मैं शायद ये सारी बातें अपने यंगर सेल्फ को भी बताती और शायद उनको भी हेल्प करती कि चलो अभी ऐसे पढ़ो। और इसीलिए मैंने आपको भी एकदम ऐसे दिल से ये सारी बातें लिखकर बताया है, क्योंकि ये सारी बातों के पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने करियर के अंदर देखी है। देखो मेरे को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं और उतने ही साल मुझे अपने 12th के बाद में पढ़ते हुए हो गए हैं। ठीक है, 10-11 साल लगभग उसके बाद में मेरे को पढ़ते हुए हो गए। मैंने आज तक पढ़ाई छोड़ी नहीं है अपनी, और मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व की हैं कि मैं अपनी टीचर लाइफ के अंदर तो बच्चों को ये चीज बताती हूँ, बट जब मैं खुद एग्जाम लिखती हूँ या खुद पढ़ती हूँ तो मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ। तो ये एक्चुअली आपके लिए काम करने वाली है। प्लीज गिव देम अ ट्राई एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बट याद रखना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कंटेंट के लिए। और अगर तुम्हें क्लास 12 इस बार बोर्ड एग्जाम्स फोड़ना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।